हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल चौरसिया कोचिंग क्लास। मैं राम भवन चौरसिया आप सभी मित्रों को सादर नमस्कार। आज आपको हम हमारा पर्यावरण उच्च प्राथमिक स्तर से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण और वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप का प्रश्न मैं आपको इस वीडियो में पढ़ाने वाला हूं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आप लोगों ने देखा ही कि हमारे पर्यावरण अध्ययन से संबंधित कितना ही महत्वपूर्ण प्रश्न आए थे, उसी से संबंधित हम जो है यह वीडियो बना रहे हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो टेट, सीटेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, ईटीसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह हमारा पर्यावरण उच्च माध्यमिक स्तर के अंतर्गत यह पार्ट 3 है, तीसरा पार्ट है यह। ठीक है, अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो हमारे वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा होगा रेड कलर में, उसको आप जब टच करेंगे तो उसके नीचे जो है 3 घंटी दिखाई देगी, और उसमें जो सबसे ऊपर की घंटी है उसको ऑल है लिखा रहता है। उसको जब आप टच करेंगे तो हमारा जो है वीडियो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, जिससे हम जब भी वीडियो कोई महत्वपूर्ण बनाएंगे तो वह सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना न भूलें। तो ज़्यादा समय न लेते हुए हम अपने महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का उत्तर दे रहे हैं, और उसको आप ध्यानपूर्वक समझते जाइए। और जो आपको यह लगे कि यह महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको आप कहीं पर नोट भी कर लीजिए, क्योंकि एक बार सुनने से याद नहीं होता है, उसको जब आप नोट करेंगे तो जो है वह धीरे धीरे ऑटोमेटिक रूप से आपको याद हो जाता है। ठीक है, तो हम ज़्यादा समय न लेते हुए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है हमारा पर्यावरण उच्च प्राथमिक स्तर पार्ट 3 जल संचयन। पहले जल संचयन से संबंधित है, उसके बाद आगे वीडियो की जो उपयोगिता है उसको आप समझते चले जाएंगे। तो चूँकि ये लघु उत्तरीय प्रश्न है तो उसमें आपको और भी प्रश्न आ सकते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न बनाने का उद्देश्य हमारा यह था कि जिससे कि एक प्रश्न में भी कई प्रश्न आप ढूंढ सकते हैं। ठीक है, इस तरह से भी प्रश्न आ जाता है कि गली प्लग पहाड़ी जगहों पर छोटे छोटे बने नालों को कहते हैं। तो यहाँ लिखा है गली जो है पहाड़ी जगहों पर छोटे छोटे बने नालों को क्या कहते हैं। इस तरह से प्रश्न आ सकता है कि पहाड़ी जगहों पर छोटे छोटे नालों को क्या कहते हैं, तो यहाँ पर गली प्लग होगा। इस तरह से भी प्रश्न उल्टा पूछ सकता है, तो मैंने सब तरह से प्रयास किया है बताने के लिए। तो यहाँ देखिए पहला प्रश्न है गली प्लग किसे कहते हैं। तो गली प्लग पहाड़ी जगहों पर छोटे छोटे बने नालों को कहते हैं। जो पहाड़ी क्षेत्र होता है उसमें छोटे छोटे जगह जो होते हैं उस पर जो नाले बने होते हैं उनको जो है गली प्लग कहते हैं। इसका उपयोगिता क्या है। गली प्लग का निर्माण स्थानीय पत्थर, ये कैसे बनता है, तो गली प्लग का निर्माण स्थानीय पत्थर मतलब बोल्डर, चिकनी मिट्टी व झाड़ियों का उपयोग कर वर्षा ऋतु में पहाड़ों के ढलान से सकरे बहते हुए नालों एवं जल धाराओं को बांधकर किया जाता है। ठीक है, जो कि आपको हमको प्रश्न का उत्तर देना है। आप लोग समझदार हैं, ज़्यादा व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। फिर दे रहा कंटूर बांध किसे कहते हैं। तो कंटूर बांध से क्या तात्पर्य है, इस विधि से वर्षा का जल समान ऊंचाई वाले ढलान पर चारों तरफ बांध बनाकर रोका जाता है। कम वर्षा वाले स्थानों के लिए यह विधि बहुत ही उपयुक्त है। ठीक है, मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि जो ये मुख्य शब्द हैं जैसे चेकडम, कंटूर बांध या सभी प्लग, गली प्लग या गैबियन बांध, ये क्या होता है, इसी से मतलब है। तो यहाँ दिया है चेकडम या नाला बांध किसे कहते हैं। चेकडम या नाला बांध का निर्माण बहुत कम ढलान वाली छोटी जलधाराओं पर किया जाता है। इसकी ऊंचाई सामान्यतः 2 मीटर से कम होती है। जल संचयन की यह आसान व सस्ती विधि है। गैबियन बांध का क्या तात्पर्य है, पानी के बहते हुए चौड़े नाले के बीचों बीच पत्थर के बोल्डर डालकर उसे लोहे की जाल में से ढक देते हैं। लोहे के जाल पत्थर के टुकड़ों को बहने से रोके रहती है। मिट्टी का यह कचरा पत्थर के टुकड़ों के बीच जम जाता है, जिससे बांध और मजबूत हो जाता है। फिर दे रहा है बलुई मिट्टी की क्या विशेषता है।
जिस मिट्टी में बड़े बड़े कण होते हैं और बालू की मात्रा अधिक होती है उसे बलुई मिट्टी कहते हैं। चिकनी मिट्टी किसे कहते हैं? इस मिट्टी या जिस मिट्टी के कण छोटे छोटे होते हैं तथा बालू की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है उसे चिकनी मिट्टी कहते हैं। इधर सिल्ट किसे कहते हैं? मध्यम आकार के कणों वाली मिट्टी को सिल्ट कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो बारीक कणों वाली होती है उसे चिकनी मिट्टी, जो बड़े बड़े कण वाली होती है उसे बलुई मिट्टी, और जो मध्यम श्रेणी के कणों वाली जो मिट्टी होती है उसे सिल्ट कहते हैं। मध्यम आकार के कणों वाली मिट्टी को सिल्ट कहते हैं। अब यहाँ प्रश्न है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितना है? तो 78% मतलब 78%। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितना है? 21%। वायुमंडल में आर्गन गैस की मात्रा है 0.93% मतलब 0.93%। ठीक है। फिर दे रहा है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है तो 0.03% मतलब 0.03% मतलब 3%, 0.03%। फिर गैसों के अलावा वायुमंडल में और क्या पाए जाते हैं? तो गैसों के अलावा भी जो है जल वाष्प और धूलकण पाए जाते हैं। वायुमंडल और पृथ्वी की ऊष्मा का प्रधान स्रोत क्या है? तो क्या है? सूर्य है। जल चक्र, वायु चक्र, ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड चक्र कैसे चलते हैं? तो यहाँ पर वायुमंडल से होकर सूर्य की किरणें जब आसानी से पृथ्वी पर पहुँच जाती हैं जिससे हमारी पृथ्वी गर्म हो जाए, तो जब वायुमंडल से गुजरकर सूर्य की किरणें हमारी पृथ्वी पर आती हैं तो हमारी पृथ्वी क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है और फिर वायुमंडल को गर्म करती है। वायुमंडल की इसी विशेषता के कारण पृथ्वी पर जल चक्र, वायु चक्र, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड चक्र आदि स्वतः चलता रहता है। चूँकि ज़्यादा हम व्याख्या यहाँ नहीं कर सकते हैं, अधिक से अधिक आपको हमको जानकारी देना है। फिर यहाँ देखिए लिखा है, जल चक्र किसे कहते हैं? वाष्पीकरण एवं वर्षा की क्रिया के द्वारा स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल मतलब बादल बनते हैं और वर्षा होती है के बीच जल का निरंतर आदान प्रदान होता है, उसी को जल चक्र कहते हैं। वाष्पीकरण किसे कहते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि वाष्पीकरण किसे कहते हैं? जल का वाष्प में बदलना ही वाष्पीकरण कहलाता है। श्वसन प्रक्रिया में जीव वायु से कौन सा गैस का उपयोग कर बाहर निकालता है? तो हम लोग तो ऑक्सीजन निकालते ही हैं, लेकिन जल में जीव कैसे निकालता है? तो श्वसन क्रिया में जीव ऑक्सीजन गैस का उपयोग कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालता है। ठीक है। यहाँ श्वसन प्रक्रिया में जीव वायु से कौन सा गैस का उपयोग करता है और कौन सा गैस बाहर निकालता है? तो श्वसन क्रिया में सभी जीव जो है ऑक्सीजन गैस को उपयोग करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। फिर आगे दिया है, जल में रहने वाले जीव कैसे श्वसन क्रिया करते हैं? तो जल में रहने वाले जीव घुली हुई ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं एवं कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। ठीक है। फिर आगे है प्रश्न, आग को जलाने में कौन गैस सहायक होता है? तो आग को जलाने में ऑक्सीजन गैस जो है सहायक होता है, मतलब बिना ऑक्सीजन गैस के आग नहीं जल सकती है। वर्तमान समय में हमारा वायुमंडल अत्यधिक प्रदूषित हो रहा है, इसके प्रमुख कारण कौन कौन है और कारक कौन कौन हैं? तो इसके कई कारण हैं जिससे हमारा वायुमंडल अधिक प्रदूषित हो रहा है। इसमें से एक आध प्रश्न पूछ देगा और कह देगा कि ये जो है कौन सा प्रदूषण है। ठीक है, वायु प्रदूषण है कि जल प्रदूषण है। ठीक है, तो आपको इसमें छांटना होगा। इस नाते मैंने एक जगह लिख दिया है कि ये जो है वायु प्रदूषण के अंतर्गत आने वाले प्रमुख कारक हैं। कौन कौन हैं? उद्योग धंधों से निकलने वाले धुएं एवं गैसों द्वारा, ईंधन के दहन से उत्पन्न गैसों द्वारा, ईंधन मतलब लकड़ी के दहन से उत्पन्न गैसों द्वारा, अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह में प्रयुक्त प्रक्षेपण यानों से निकलने वाले गैसों एवं धुएं जैसे रॉकेट से,
कूड़ा करकट के सड़ने व मरे हुए जानवरों के शवों से, फिर कृषि अपशिष्ट आदि के सड़ने के दौरान उत्पन्न गैसों द्वारा, फिर है परिवहन के साधनों से निकलने वाले गैसों एवं धुएं द्वारा, फिर है रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन तथा अन्य प्रशीतकों में प्रशीतन मतलब ठंडा करने के लिए प्रयुक्त गैसों द्वारा। फिर है वायुमंडल प्रदूषित होने से मुख्य प्रभाव क्या क्या पड़ रहे हैं। तो इसमें हो रहा है अम्लीय वर्षा, ओजोन परत का क्षरण, ग्रीन हाउस प्रभाव, मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन, जल चक्र, वायु चक्र तथा कार्बन ऑक्सीजन चक्र में अवरोध एवं बदलाव। फिर है प्रदूषण का खतरा कब उत्पन्न होता है। तो ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के असंतुलित होने पर वातावरण के प्रदूषण का खतरा उत्पन्न होता है। ऑक्सीजन का स्रोत हम कैसे बढ़ाएं, हम ऑक्सीजन को अपने पर्यावरण में कैसे बढ़ाएं। तो वातावरण में ऑक्सीजन का स्रोत बढ़ाने के लिए पेड़ पौधों का रहना बहुत आवश्यक है। स्वस्थ वातावरण के लिए जिस भूभाग में हम रहते हैं उसके 1/3 भाग में पेड़ पौधों का होना आवश्यक है। अगर 4 लोग हैं तो 4 में 3 लोग जो है 4 लोग अगर आदमी हैं तो 3 की जो औसत बनती है उसमें जो पेड़ पौधों की आवश्यकता होती है। मतलब 1/3 भाग में पेड़ पौधों का होना आवश्यक है। फिर है पेड़ पौधों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आवश्यक है। तो पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पौधे द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। पेड़ पौधे जो होते हैं वे स्वकोषी होते हैं और पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इनको हम स्वकोषी भी कहते हैं। तो पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। जब पौधे सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बनाते हैं तो वो जो है या सूर्य की उपस्थिति में जब अपना भोजन बनाते हैं तो उस क्रिया को उस प्रोसेस को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस क्रिया में पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पत्तियों में मौजूद क्लोरोफिल जल एवं वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ग्लूकोज के रूप में भोजन का निर्माण करते हैं। मतलब पेड़ पौधे सूर्य की उपस्थिति में 3-4 कारक हैं, इसको ध्यान से समझिए। पेड़ पौधे किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पत्तियों में मौजूद, किसमें मौजूद, पत्तियों में मौजूद क्लोरोफिल जल को लेते हैं एवं वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ग्लूकोज के रूप में भोजन का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया में पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं, जिससे वातावरण में इन गैसों का मात्रा संतुलित रहती है। फिर दे रहा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहाँ कहाँ से आती है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस के मुख्य स्रोत कहाँ कहाँ क्या क्या है। तो ये जो है ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसों से, लकड़ी, कोयला, कंडी, एलपीजी गैस, घी, वनस्पति, मिट्टी, तेल, डीजल, पेट्रोल आदि के जलने से, जैव पदार्थों के सड़ने की क्रिया के दौरान मुक्त गैसों से, सभी प्राणियों जैसे मनुष्य, पशु, पक्षी आदि द्वारा सांस लेने के पश्चात छोड़ी गई गैसों से। फिर दे रहा है अपशिष्ट गैस क्या है, या अपशिष्ट गैस मतलब क्या है जो हानिकारक होता है। इनमें कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन आदि प्रमुख गैसें हैं। ये वातावरण को प्रदूषित करती हैं। इनका प्रमुख स्रोत है विभिन्न वस्तुओं को जलने से, उद्योगों की चिमनियों से एवं शीतलता उत्पन्न करने वाले पदार्थों से। ठीक है। फिर आपका प्रश्न है 27वां, प्राकृतिक औषधालय से क्या तात्पर्य है। तो वनों को लोग प्राकृतिक औषधालय कहते हैं। नीम की पत्ती की औषधि गुण बताइए। तो रक्त शोधक, त्वचा रोगों के उपचार में जो नीम की पत्ती होती है, नीम का क्या सामान यूज होता है, पत्ती यूज होती है। तो उससे क्या जो है कौन औषधि गुण उसमें मिलता है, रक्त शोधक, त्वचा रोगों के उपचार में। इसबगोल बीज की भूसी का औषधि गुण क्या है। तो इसबगोल जो बीज होता है उसकी भूसी से जो है पेचिश और कब्ज ठीक करने के काम में आता है। सिनकोना का छाल, प्रश्न आ जाएगा कि सिनकोना का जो
कौन सा अंग जो है मलेरिया की दवा के काम में आता है? तो सिनकोना का छाल जो है औषधि गुण है जो मलेरिया की दवा के काम में आता है। जामुन के बीजों का चूर्ण का औषधि गुण तो मधुमेह में लाभदायक। यूकेलिप्टस का तेल औषधि गुण लिखिए तो जुकाम की औषधि। आ जाता है प्रश्न कि यूकेलिप्टस का जो किस अंग के द्वारा जुकाम की औषधि होती है, तो यूकेलिप्टस का जो तेल होता है वो औषधि गुण के लिए सहायक होता है। मुलाठी का जड़ की औषधि गुण तो गले के खराश में लाभदायक। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न अब आ रहा है कि विलुप्त प्रजातियां किसे कहते हैं, इसमें प्रमुख प्राणी कौन हैं? तो पशु पक्षियों की कुछ प्रजातियां तो पूर्ण तरह से विलुप्त हो चुकी हैं, जिन्हें विलुप्त प्रजातियों की श्रेणी में रखा जाता है। जैसे कुछ ऐसी प्रजातियां हैं पशु पक्षियों की जो इस संसार से एकदम अलविदा हो चुकी हैं, मतलब वो कहीं दिखाई नहीं देती हैं, तो उनको जो श्रेणीगत किया गया है उसमें उसका नाम है विलुप्त प्रजातियाँ। इसमें आपका डायनासोर और मेमथ आता है। संकटग्रस्त प्रजातियां किसे कहते हैं उदाहरण सहित? तो कुछ प्राणियां ऐसे भी हैं जिनको मतलब संकटाकालीन है, वो संकट में है लेकिन अभी पूर्ण तरह से विलुप्त नहीं हुई हैं, तो उन प्रजातियों को संकटग्रस्त प्रजातियां कहते हैं। तो कुछ प्रजातियां खत्म होने के कगार पर हैं, जैसे बाघ, गिद्ध आदि, जिन्हें संकटग्रस्त प्रजातियां, ये बाघ और गिद्ध जो है अभी हमको दिखाई देते हैं लेकिन इनकी जो अवस्था है वो ख़त्म होने वाला है, इनका संरक्षण करना बहुत आवश्यक है। तो बाघ और गिद्ध जो है संकटग्रस्त प्रजातियों में आती हैं, जबकि डायनासोर और मेमथ विलुप्त प्रजातियों में आती हैं। पेरियार अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो यह पेरियार जो है अभ्यारण्य जो है आपका केरल में, क्योंकि महावीर जो पेरियार थे ये आंदोलन सुधारवादी आंदोलनकारी संत थे, तो ये जो है दक्षिण भारत से बिलोंग करते हैं, तो इस नाते इनका उत्तर हो जाएगा इडुक्की, केरल। फिर दे रहा है चंद्रप्रभा अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो च से चंद्रप्रभा और च से जो है चंदौली। ठीक है, ये आपका उत्तर प्रदेश में है। मानस अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो यह जो है असम में है। कहाँ पर है? असम में है। तो मानस में आप देखिए कि मैं पहले है फिर स है, तो आप स को पहले कर दीजिए फिर मैं कर दीजिए, तो असम में जो है ये दो वर्ड आते हैं, स और मैं असम में आ रहे हैं, तो मत्स्य का उल्टा क्या हो जाएगा? सम। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि यह असम में स्थित है। फिर है जलधारा अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो जलधारा मतलब जल मतलब पानी होता है, और पानी से पश्चिम बंगाल, जो पश्चिम बंगाल है वो एक खाड़ी है, इस नाते जो है इसका उत्तर होगा पश्चिम बंगाल। तो जलधारा अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। तो यहाँ देखिए लिखा है कान्हा अभ्यारण्य बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो कान्हा जो है बीच में बांध कर नाचा। क्या बांध कर नाचा? कमरधन, करधन होता है, एक करधन होता है बच्चे जो पहनते हैं। तो कान्हा बीच में बांध कर नाचा। क्या बांध कर नाचा? करधन। तो यहाँ कैसे हो जाएगा? कांधा, और बीच में करधन पान कर जो है बांध कर नाचा, तो ये जो है बीच में जो शब्द आ रहा है, बीच से मतलब मध्य प्रदेश लीजिएगा। ठीक है, तो कान्हा और बांधवगढ़ दोनों जो है मध्य प्रदेश में है। फिर दे रहा है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो बांदी नाटक का पात्र है, एक बांदी है और वह जो है नाटक का पात्र है, तो कर्नाटक जो है इसका उत्तर होगा। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये आपका उत्तराखंड में। कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो लखीमपुर में है। कहाँ है? लखीमपुर में, पीलीभीत, उत्तर प्रदेश। तो दूध जो है वैसे नहीं पीना चाहिए, उसको जो है देखना चाहिए कि दूध में कुछ पड़ा उड़ा तो नहीं है, उसमें लखना चाहिए, मतलब लख मतलब देख करके पीना चाहिए, और दूध जो है बहुत मूल्यवान होता है। तो इस नाते दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ होगा? लखीमपुर, मतलब आप उसको लख करके देख करके पीजिए। अब पीजिए से मतलब पीलीभीत हो जाएगा। फिर है गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो देखिए ग से गिर और ग से गुजरात, तो ये आपका क्लियर है, यह गुजरात में है। फिर दे रहा केवलादेव सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान क्या है? तो ये है राजस्थान में। ठीक है, तो राजस्थान में क्या रहते हैं? राजा लोग रहते हैं, और कौन लोग रहते हैं? देवता लोग रहते हैं। और सरिस्का मतलब सरिता, एक तरह से नदी है, गंगा नदी टाइप का समझिए। तो ये भी जो है जो सुरसरी इसको कहते हैं, सुरसरी मतलब नदी, तो सुरसरी में सरी आ जाएगा, सुरसरी। ठीक है, तो सुर मतलब देवताओं की, सरी मतलब देवताओं की नदी। तो ये जो है सब कहाँ मिलता है? राजस्थान में, जहाँ राजा लोग रहेंगे वहाँ रहता है। ठीक है, तो इसे आप जान जाएंगे कि ये जो है
राजस्थान का है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो नंदा देवी ये स्त्रीलिंग है, ठीक है। तो स्त्रीलिंग है तो यह जो है जो उत्तरा है मैंने उत्तरा नंदा देवी जो है उत्तराखंड, तो ये उत्तरा जो है ये भी स्त्रीलिंग है, नंदा भी स्त्रीलिंग है और उत्तरा भी स्त्रीलिंग है, तो दोनों स्त्रीलिंग है। तो ये उत्तराखंड मतलब उत्तरा देवी समझिए कि नंदा देवी कहाँ है? उत्तरा देवी के पास मतलब उत्तराखंड में है, ठीक है। तो दोनों स्त्रीलिंग है, नंदा देवी और उत्तराखंड। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो सलीम शब्द जो है आपका उर्दू शब्द है और जम्मू कश्मीर का जो मुख्य भाषा है वो उर्दू है, तो ये आप जान जाइएगा कहाँ का है? जम्मू कश्मीर की है। महावीर स्वामी वन्य जीव विहार कहाँ है? तो महावीर स्वामी वन्य जीव विहार जो है आपका ललितपुर में है, कि महावीर स्वामी जो थे वो जो है जीवों पर बहुत दया करते थे, दया मतलब ललित से आता है, तो यह ललितपुर में है, ठीक है। फिर आगे प्रश्न है, लुप्त प्रजातियों का प्रजनन केंद्र कुकरैल वन कब और कहाँ स्थित है? तो यह जो है आपका लखनऊ में 1984 से 1985 में इसकी स्थापना किया गया है। तो कुकरैल में देखिए कि लय है और लय से हो जाएगा लुप्त और लुप्त से हो जाएगा लखनऊ, ठीक है। तो कुकरैल में लास्ट वर्ड है लय, लय से ये लुप्त प्रजातियों के लिए बनाया गया है और ये कहाँ? लय से लखनऊ में है। राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव विहार योजना उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान की संयुक्त योजना किस जीव की संरक्षण करने के लिए बनाया गया है? तो मगर एवं घड़ियाल के संरक्षण हेतु बनाया गया है। तो यहाँ समझ लीजिएगा कि चंबल में बड़े बड़े घड़ियाल रहते हैं। चंबल में क्या रहते हैं? बड़े बड़े घड़ियाल रहते हैं। तो चंबल जो है राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव योजना विहार जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और राजस्थान में चालू किया गया है, यह किस जीव के लिए है? मगर एवं घड़ियाल के लिए। घड़ियाल के कितने प्रजनन केंद्र हैं और कहाँ हैं? तो जो है 2 हैं इसका, एक जो है कुकरैल वन लखनऊ और दूसरा कतरनिया घाट वन्य जीव विहार। फिर दे रहा प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 से भारत सरकार द्वारा कुछ राज्यों में यह प्रोजेक्ट शुरू किया गया, जिनमें और प्रदेश कौन हैं? तो प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 से भारत सरकार द्वारा कुछ राज्यों में यह प्रोजेक्ट चालू किया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश भी है। एलिफेंट रिजर्व किस किस जिले में निर्माणाधीन है? तो ये आपका सहारनपुर और बिजनौर में है। बब्बर शेर प्रजनन केंद्र तथा लायन सफारी का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो आपका इटावा उत्तर प्रदेश फीसरवन में किया जा रहा है। भारत का पहला नाइट सफारी पार्क रात्रिकालीन वन्य जीव पार्क कहाँ निर्माणाधीन है? तो ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में। इको डेवलपमेंट प्रोग्राम से आप क्या समझते हैं? तो वन क्षेत्रों के निकटवर्ती क्षेत्रों में वन उपज का विकास करना है। ऑपरेशन ग्रीन योजना उत्तर प्रदेश में वृक्षारोपण के प्रोत्साहन एवं संवर्धन की योजना कब शुरू की गई? तो 1 जुलाई 2001 से। उद्देश्य इसका यह था वनों का विस्तार और उद्यानों का उन्नयन। वन महोत्सव 1992 मनाया जाता है 1 जुलाई से 7 जुलाई तक प्रत्येक वर्ष। उत्तर प्रदेश वानिकी परियोजना विश्व बैंक की सहायता से कब शुरू की गई? 19 मार्च 1998 ईस्वी से। तो ठीक है, मैं आपको हमारा इस वीडियो का बनाने का मकसद अभिप्राय यह था, मंतव्य था कि आप लोगों को अधिक से अधिक प्रश्नों आप तक पहुंचाना। मैंने अच्छे प्रश्नों को, महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो हमें परीक्षा में आ सकते हैं, ऐसे प्रश्नों को आप तक पहुंचाना। और दूसरी बात यह है कि प्राथमिक उच्च स्तर का जो है जो हमारा पर्यावरण अध्ययन से संबंधित जानकारियां हैं वो भी आप तक पहुंचाना। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग शेयर करना न भूलिएगा और अपना लाइक कमेंट अवश्य दीजिएगा। उसके बाद 1-2 वीडियो और बनाएंगे और ये जो है आपका प्राथमिक स्तर का जो प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा आने में संबंधित है, वह खत्म हो जाएगा और हम आप लोगों का जो है उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं।